हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 यानी 27 जून 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। देखिए, ये जो है तो ये जूनियर लेवल का है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है तो ये जूनियर लेवल का इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में जो है पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो देखिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि विश्वसनीयता। उसके बाद सेकंड है वैधता। ऑप्शन नंबर सी है वस्तुनिष्ठता तथा ऑप्शन नंबर डी है मानक। तो बताइएगा कि कौन सा लक्षण जो है किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधता। अब देखिए, यहाँ व्याख्या दिया जा रहा है। तो व्याख्या में देखिएगा कि किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधता। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है। तो देखिए, प्राथमिक लेवल से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है जूनियर लेवल पे। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते रहिए जितना हो सके आप लोग पेपर तक, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आइए इसमें हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि बुद्धि के। उसके बाद बी है अभिवृत्ति के। सी वाला ऑप्शन दिया जा रहा है मूल्य के तथा ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व के। तो देखिएगा यहाँ पे कि थ्रस्टन तथा लिकर्ट जो है तो ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए, सन 1927 में थ्रस्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापन था। 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन का योग निर्धारण विधि को विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। तो उत्सुकता परीक्षण जो है पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका घटक है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सृजनात्मकता का। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है अभिप्रेरणा का। सी है रुचि का तथा ऑप्शन नंबर डी है बुद्धि का। तो देखिएगा यहाँ पे कि उत्सुकता परीक्षण जो है ये है सृजनात्मकता का घटक। देखिएगा यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक बोरेन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ उनके समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। उसके बाद फोर्थ वाला जो है मौलिकता से परिपूर्ण तथा उत्सुकता। अतः उत्सुकता सृजनशीलता का मापन एवं परीक्षण है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब कौन जो है तो जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है मौलिकता। उसके बाद बी है प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी है मितव्ययिता तथा डी है उपयोगिता। तो देखिएगा यहाँ पे सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है मितव्ययिता। मितव्ययिता जो है तो ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे व्याख्या दिया जा रहा है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना है और जिसकी मौलिकता प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। तो ए है अधिगम का श्रेणी क्रम से। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है कि अधिगम के सिद्धांत से। सी है कि अधिगम का मूल्यांकन से तथा डी वाला ऑप्शन है कि अधिगम का प्रबंधन से। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गैगने जो है तो ये निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा कि गैगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गैगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी किताब है ये तो ये गैगने की है। कौन सी किताब तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग
में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनसे सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है और इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। और इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल होती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में पूछा जा रहा है क्या सत्य है। तो पहला है कि बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। बी है कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्षता संबंधित है। सी वाला ऑप्शन है कि कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। या फिर डी है कि बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्षता संबंधित है। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो देखिए कि बुद्धि लब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिएगा कि बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु वास्तविक आयु पर व्युत्क्रमिक रूप से संबंधित होती है। अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह है बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने, जो है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि 16 पीएफ का प्रयोग जो है पूछा जा रहा है किसके मापन हेतु किया जाता है। तो सृजनात्मकता के, उसके बाद बी है अभिरुचि के, सी है व्यक्तित्व के तथा डी वाला ऑप्शन है दबाव के। तो देखिए कि यहाँ पे जो है 16 पीएफ का प्रयोग ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिएगा कि 16 पीएफ जिसको कहते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है और इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया। और इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है और यह शील गुण निम्न है। पहला है ईमानदार, उसके बाद सेकंड है सत्यता, थर्ड है अधिनायकवाद, उसके बाद है सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव। तो ये क्या है, 16 पीएफ मापन का सूत्र है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल पूछा जा रहा है किसने दिया था। तो ए है कैटल ने, बी है गिलफर्ड ने, सी है थ्रस्टर ने तथा डी है स्पीयरमैन ने। तो देखिए बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल इसे दिया था कैटल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया था और कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि होते हैं। बुद्धि के कितने तत्व होते हैं, तो 2 महत्वपूर्ण तत्व। कौन कौन से, तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अब देखिएगा यहाँ पे कि तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैटल, यानी बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, तो कैटल ने दिया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है, खेल का मैदान है, सभागार है, घर है या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। तो देखिए सबसे अच्छा जो होगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, तो वो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिएगा कि यहाँ की विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहाँ वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण और विस्तारण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान। अब देखिए, आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है आवश्यकता, बी है चालक, सी है प्रेरक तथा डी है इच्छा। तो देखिएगा कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकता,
अभिप्रेरणा का मूल स्रोत जो होता है तो वो आवश्यकता ही होती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की उत्सुकता, प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। और आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। आवश्यकता का सिद्धांत मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता। यानी अभिप्रेरणा के स्रोत जो है कौन कौन से हैं, तो पहला स्रोत है आवश्यकता। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो देखिएगा कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो कि अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ए है सीखना, बी है सोचना, सी है क्रिया करना तथा डी है कल्पना करना। तो देखिएगा यहाँ पे कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है सीखना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए किम्बले के अनुसार, किसके अनुसार, तो किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो स्मृति से संबंधित कौन सा कारक नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है पहचान, बी है धारण, सी है पुनर्स्मरण तथा डी है सहानुभूति, अनुभूति। देखिएगा तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अनुभूति जो है ये स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली एक क्रिया है। तो अनुभूति का संबंध जो है ये स्मृति से नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत, बी है शारीरिक सिद्धांत, उसके बाद सी है दृढ़ इच्छा का सिद्धांत तथा डी है अंतर्निरोध का सिद्धांत। तो देखिएगा कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को देखिए यहाँ पे व्याख्या कि मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। और मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया। आवश्यकता के कितने स्तर को बताया, तो 5। पहला है शारीरिक आवश्यकता, पहली आवश्यकता जो है तो वो है शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता तथा 5वीं है आत्मानुभूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो ए है सत्ताधारी नेतृत्व, बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी है अहस्तक्षेपी नेतृत्व तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में पूछा जा रहा है कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो सबसे बेहतर नेतृत्व शैली है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब देखिएगा यहाँ पे कि एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, और जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता है तथा विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये किसके अनुसार है, यानी किसने कहा है इसे। तो ए है सैफर ने कहा है, बी है हैडफील्ड ने कहा है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ड्रेवर ने कहा है तथा डी है लैडल ने कहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, इसे कहा है ड्रेवर ने। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। अब चेस तथा कार्ड को जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि लड़ाई वाले खेल को, उसके बाद बी है बौद्धिक खेल, सी है प्रायोगिक खेल तथा ऑप्शन नंबर डी है गतिमान खेल। तो देखिए कि चेस तथा कार्ड को इसे जो है बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेस यानी शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है, संज्ञान परक है, उसके बाद बी है क्रिया परक है, ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक है तथा डी है ये सभी है। तो देखिएगा कि अभिवृत्ति संप्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है ये संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। अब देखिएगा यहाँ पे अभिवृत्ति किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञा परक, क्रिया परक तथा संवेगात्मक प्रत्यय मापा जाता है या पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी है, यानी अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है तो सभी है, संज्ञा परक भी है, क्रिया परक भी है और संवेगात्मक भी है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या करती है, सीखने की क्षमता है या अमूर्त चिंतन की योग्यता है या फिर या तो ए या बी है या ए और बी दोनों है। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है तो वो ए और बी दोनों है, यानी कि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि प्रेरणा का वह संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डांट डांट से है। तो बताइएगा कि प्रेरणा का वह संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, तर्क से है या फिर चिंतन से है या बोध से है या फिर विवेक से है। तो यहाँ देखिए कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है अधिगम का वही संबंध बोध से है। सो सी इज राइट आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत है या फिर बी वाला ऑप्शन है कि रचनात्मकता और मौलिकता है, सी है समायोजन और बुद्धि है या फिर ऑप्शन नंबर डी है चिंतन और कल्पना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जो है तो चिंतन और कल्पना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखिएगा कि व्यवहारवादी चिंतन थार्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है और थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के तीन मुख्य प्रकार हैं। थार्नडाइक के अनुसार जो है तो व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिंतन और कल्पना, यानी थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, चिंतन और कल्पना है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। बताइएगा कि भूलने का सिद्धांत कौन सा है। तो पहला है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध है, उसके बाद बी है प्रतीपकारी अवरोध है, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबोधित अवरोध है या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्षायित अवरोध है। तो देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो देखिए भूलने का सिद्धांत जो है ये है प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं विषय वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशा के,
सिवाय तनाव के, सिवाय संबंध के या सिवाय चिंता के। तो देखिए कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। मानसिक विकार के लक्षण कौन कौन से हैं? तनाव, चिंता, भग्नाशा तथा भूल एवं त्रुटि। जबकि संबंध जो है तो ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ए है किशोरावस्था को, बी है प्रौढ़ावस्था को, सी वाला ऑप्शन है मध्यावस्था को तथा डी है वृद्धावस्था को। तो देखिएगा यहाँ पे कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो देखिए किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। किसके अनुसार? तो स्टैनले हाल के अनुसार। स्टैनले हाल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डाट डाट पर प्रयोग करके किया। तो पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? तो देखिए पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके किया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए व्याख्या में कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया और इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। अर्थात अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सीखने के वक्र। तो सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं या फिर सीखने की मौलिकता के सूचक हैं या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे कि सीखने के वक्र जो हैं ये सीखने की प्रगति के सूचक हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने के वक्र जो है तो ये सीखने की प्रगति के सूचक हैं। यहाँ देखिए कि सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है और सीखना कभी एक समान नहीं होता। कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी सीखना मंद हो जाता है और सीखने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचकर करते हैं और इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने की प्रगति के सूचक हैं सीखने के वक्र। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बताइएगा। जब टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय सबसे अधिक जो है सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर रखना चाहिए? विषय वस्तु पर, विद्यार्थियों की आयु पर या फिर वैयक्तिक भिन्नता पर, या ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। तो देखिए कि अध्यापन के समय अध्यापक को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यापन के समय अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए वैयक्तिक भिन्नता पर। अब यहाँ व्याख्या दिया गया है, देखिएगा कि शिक्षक को छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है और वैयक्तिक विभिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है और इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकता है तथा अधिगम कार्य सफल होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक भिन्नता। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डाट डाट कहते हैं। तो कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं। उसके बाद बी है रचनात्मकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है गतिशीलता कहते हैं या डी है संगति कहते हैं। तो देखिए कि कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम गतिशीलता कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम गतिशीलता कहा जाता है। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और डाट डाट में घनिष्ठ संबंध है।
तो मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति में। उसके बाद बी है स्वीकार्यता में, ऑप्शन नंबर सी है बचने में, तथा डी है समायोजन में। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। यहाँ देखिए व्याख्या कि वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। लैडेल ने मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? संरचनावाद या फिर क्रियाशीलतावाद, या ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारवाद, या फिर डी है कि सृजनशीलतावाद। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो देखिए अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें सीखने का भरपूर अवसर प्रदान करता है। अब देखिए इसको वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम 30 क्वेश्चन समझ लीजिए कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है सबसे आखिरी क्वेश्चन, 30 वाला क्वेश्चन। तो देखिए 30 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, या फिर ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो यहाँ देखिए स्मरण करने की ये दोनों विधि है, यानी पहला और दूसरा, मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि है। उसके बाद व्याख्या में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि मिश्रित विधि एक विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है, और अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। ये हो गई मिश्रित विधि। उसके बाद विचार साहचर्य विधि में देखिएगा कि इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कि ए और बी दोनों सही है।